So it is preparing and Yeah, it's now live. We are streaming all, live on yeah, Facebook. No, it is preparing, redirecting to his Livebook page. it is on live, sir. I received a notification. Yes. Okay. No. Do you start? Good evening, everybody. Sorry, we are delayed by 2 minutes, and in the last meeting, we could not be on live with Professor Hargopal. But now that the technical issues have all been sorted around, we have today with us Dr. Professor Joga Singh Work, who has been a ardent crusader for mother tongue education in India. So he has worked as a professor in the Department of Linguistics and Punjabi Lexicography of Punjabi University. He also has, for his credit, 5 books, out of which 4 he has. You unmute yourself, please. He First, also yeah. he also has for himself 40 papers in national and internationally reputed journals and more than 22 articles. He has always delivered a large number of lectures in support of mother tongue languages in education in mother tongue in India. So along with that, he has guided almost 70 MPhil and PhD students, and as well he has been an editor for 2 Punjabi dictionaries. Uh, with, with such a person of eminence, we will now probably start around with the webinar today with Professor Joga Singh Work. Over to you, sir. I think he will join very soon. He lost his connection, it seems. डॉक्टर विकास, आप इतनी देर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए टॉपिक को, जब तक जोगा सिंह जी आ गए वापस. In the meantime, Professor Joga Singh will speak, in his own flow, wherever he wants to use Hindi, Punjabi, English. And then depending upon the necessity, whatever we find at the end of the presentation, we will try to give a gist of the presentation through a translator. Depending upon, whatever language he uses, we will decide upon it at the end of it accordingly. That is how we have already talked to our translators. Okay, thank you. Dr. Joga Singh, he is unmuted. Yeah. आपको इनवाइट किया गया है, आप अपनी बात शुरू करिए. बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन और सभी सज्जनों को मेरा नमन. बहुत सम्मान महसूस करता हूं मैं कि IFRT के मंच से बोल रहा हूं. सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी नमस्कार. मैं हिंदी में बेहतर बोल सकता हूं, इसलिए हिंदी में बोलूँगा. बीच बीच में कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी में जो मुख्य बिंदु हैं उनका मैं अंग्रेज़ी में कुछ सारांश बताता चलूँ. मुख्य रूप से मैं जो बात करूँगा वो जो पाठशाला शिक्षा है, स्कूल स्तर की शिक्षा में भाषा के बारे में जो प्रस्ताव इस नई शिक्षा नीति में दिए गए हैं, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया है, तो उसके बारे में ज़्यादातर बात करूँगा. 3 पड़ाव होंगे. एक तो ये कि इसमें प्रस्ताव क्या है, दूसरा ये कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनके वो कितने उचित हैं, कितने करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, जो हमारे पास जो भी प्रमाण मिलते हैं भाषा के संबंध में. और तीसरा ये कि अगर हमें
है, मैंने बोलना नहीं है, सुनना ही है। यहाँ से वो तो वहां से। योगा सिंह जी का कनेक्शन। हाँ अब आ गया। फिर चुप हो गया, सर बोल रहे। राममूर्ति जी आप अपना मतलब माइक ऑन ना करिए। योगा सिंह जी को मतलब वो दोबारा आ गए हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है तो वो ऑडियो कर लें, वीडियो वो छोड़ ऑडियो कर लें, हम बाद में फिर इसको एडिट कर देंगे उनकी। हाँ, है ना। जोगा सिंह जी योगा ऐसा सिंह कर जी सकते आप अपना वीडियो बंद कर दें। ऑफ कर लीजिए तो फिर वॉइस का वो। हाँ हाँ जी, क्षमा कीजिएगा, वो मैंने दूसरा कनेक्शन लगा लिया, अब उम्मीद है कि दिक्कत कम आएगी। हाँ जी, चलिए। अगर बैंडविड्थ की तो प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो बंद कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो दूसरी बात, इसमें भारतीय भाषाओं का गुणगान किया गया है, उनकी अमीरी का, उनमें जो समृद्ध साहित्य है, ज्ञान है, विज्ञान भी कहा गया है, वो बात बहुत की गई है। और लगभग जो ये 60 पन्नों का पाठ है, जो 66 पन्ने हैं, तो आगे पीछे वाले 6 छोड़ दें, बाकी 60 पन्नों का जो बीच में पाठ है, उसमें 10% के करीब जो है टेक्स्ट है वो भाषा के इर्द गिर्द घूमता है और भाषा की बात की गई है। तो ये जो पत्र है या नीति पत्र है, दस्तावेज है, ये भाषा के महत्व को रेखांकित करता है, इसमें ये अच्छी बात है। और उससे जो अच्छी बात और क्या होती है कि जो हमारा राजनीतिक प्रवचन है, जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें जो शिक्षा में भाषा के महत्व को एक स्थान मिलता है। भाषा को एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में या एजुकेशन का जो डिस्कोर्स है उसमें स्थान मिलता है। तो इस महीने में मैं समझता हूँ कि ये भाषा नीति का आना और जो भी इसमें है उस बात बाद में करते हैं, इससे भाषा के महत्व को एक राजनीतिक थोड़ा प्रोत्साहन तो मुझे लगता है कि इससे मिला है। अब इसका कारण क्या है? ये हो सकता है कि पिछले दिनों में भारत में जो भाषा के संबंध में काफ़ी चिंताएं जो हैं प्रकट की गई हैं और सरगर्मी भी हुई है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार को कुछ एहसास हुआ है कि हम अपनी मातृभाषाओं को आधार बनाए बिना कुछ ना कुछ तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये जो शब्द हैं इतने अच्छे अच्छे भाषाओं के लिए प्रयोग किए गए हैं, वो एक भ्रम जाल बुनने के लिए किए गए हैं और उसके पीछे हो सकता है कुछ छुपाने की बात हो। तो मुझे लगता है ये तीनों ही कारण कुछ कुछ हैं इसमें, और उन तीनों ने इस शिक्षा नीति को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो इसमें बातें क्या हैं, मुख्य बातें क्या है, पहले मैं वो बताऊंगा, भाषा के प्रस्ताव क्या हैं, फिर देखेंगे कि उन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। सो दीज आर द सेलिएंट प्रपोजल्स, ये बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि 3 साल का बच्चा वो पाठशाला स्कूल जाएगा और पहले दिन से वो 5वीं कक्षा तक और अच्छा हो 8वीं कक्षा तक, जो इसमें लिखा है, मातृभाषा परिवार की भाषा या ऑब्लिक मातृभाषा ऑब्लिक जो स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज के माध्यम में पढ़ेगा। इन चारों में कोई और जो महत्वपूर्ण उसमें यह है कि लिखा है जहाँ संभव हो वो परिवार की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा होगी। और दूसरी भाषाएं जो बच्चे को दूसरी भाषाओं का भी की सिखलाई दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ये दूसरी भाषाएं क्या होंगी, कितनी होगी,
इसमें जो अभी जो मंत्रिमंडल ने कैबिनेट जो अनुमोदन किया है जिस पत्र का, उसमें ये नहीं कहा गया है, लेकिन जो पहले जो बड़ा जो 485 के करीब जो पत्र था उसमें बताया गया था 2 भाषाएं और होंगी, और पहले तो ये भी 2 भाषाएं क्या होंगी वो भी उसमें लिखा था, वो उस बात की ओर मैं बाद में आता। तो मतलब ये हुआ कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा स्कूल, तो वो मातृभाषा माध्यम, ये जो 4 बातें कही हैं उस माध्यम में और भाषाएं पढ़ेगा, और ये मानकर चलिए कि 2 भाषाएं और पढ़ेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जहाँ तक संभव हो, फिर कहा है तो 6ठी से जो विज्ञान है वो मातृभाषा में भी, अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाएगा। तो 6ठी से विज्ञान अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा अपनी भाषा तीनों में से एक भाषा बदलना चाहता है तो वो 6ठी कक्षा में ये काम कर सकता है। 6ठी से ये कक्षा में एक भाषा 3 में बदल सकता है, लेकिन उसको ये प्रमाण देना होगा कि उसने पहले जो 3 भाषाएं हैं उसमें उसने काफ़ी फ्लुएंसी, मतलब उसने मुहारत हासिल कर ली है, तो फिर वो एक भाषा कोई और रख सकता है, लेकिन सूत्र वही रहेगा 3 भाषाओं वाला। और इन तीनों में जो नई भाषा होगी भी उसमें एक भारतीय भाषा होना अवश्य होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जो इसमें चौथी बात है वो ये है कि जो 6ठी से 8वीं कक्षा के बीच में एक फन कोर्स, भाषाओं का फन कोर्स करवाया जाएगा। मैंने उसका अनुवाद मस्ती कोर्स किया है। उस फन कोर्स में जो भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय समानताएं हैं, रिमार्केबल यूनिटी, उल्लेखनीय एकता है भारतीय भाषाओं की, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ में ये जरूर कहा है कि उल्लेखनीय एकता होते हुए भी भारतीय भाषाओं में रिच डिफरेंसेस हैं, गहन जो विभिन्नताएं हैं, रिच डिफरेंसेस भी हैं। जो 5वीं बात यह है कि 6वीं और से 12वीं के बीच में एक जो भारत की सनातन भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, उनमें एक भाषा में सनातन भाषा पर 2 साल का कोर्स करेगा बच्चा 6ठी से 12वीं के बीच में। और फिर 6ठी से 8वीं के बीच में बच्चा अंग्रेजी के अलावा कोई और विदेशी भाषा भी तीसरी भाषा के रूप में ले सकता है। और विदेशी भाषा में जैसे लिखा है फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनी, चीनी, जापानी आदि, वो पढ़ सकता है। जो इसमें 7वीं बात है भाषा के संबंध में वो ये है कि संस्कृत के, मैं इसको पढ़ता हूँ, जो उक्ति है उसी उक्ति अनुवाद में आपके सामने रख रहा हूँ। संस्कृत के जरिए संस्कृत पढ़ाने के लिए और संस्कृत की पढ़ाई को आनंदमय बनाने के लिए फाउंडेशनल स्टेज और मिडल स्टेज के लिए सरल और मानक संस्कृत में संस्कृत की पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशनल स्टेज और मिडल स्टेज पर भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल की है, आप जानते हैं, और मिडल स्टेज जो है वो 8 से 14 साल की है। तो इसमें संस्कृत पढ़ाई जाएगी 3 साल के बाद बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज पर भी। तो उससे जो आगे बात है वो ये है कि जो भारतीय भाषाओं की तकनीकी शब्दावली है उसके लिए बनाई जाएंगी सभी भाषाओं में, और उसके लिए हिंदी और संस्कृत के लिए जो काम है वो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार लिखा है, संघीय नहीं लिखा है। तो हिंदी और संस्कृत के लिए तकनीकी शब्दावली केंद्र सरकार बनाएगी, संस्कृत के लिए भी तकनीकी शब्दावली बनेगी सारे ज्ञान विज्ञान की। और लेकिन राज्यों के साथ तालमेल के साथ होगा ये काम। लेकिन राज्यों के लिए ये काम जो है ना, दूसरी भाषाओं के लिए हिंदी और संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषाओं के लिए जो ये काम है वो राज्य करेंगे, केंद्र का उसमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन आगे जाकर लिखा है कि इसमें समानता का जो मैक्सिमल इक्वलिटी है जो तकनीकी शब्दावली की, वो विश्वसनीय बनानी होगी। ये आगे बात लिखी है कि भिन्न भिन्न भाषाओं की तकनीकी शब्दावली अधिकतम समान रखना यकीनन बनाने के लिए केंद्र और राज्यों में उचित तालमेल होगा। तो मैक्सिमली कॉमन का मतलब आप इसको संस्कृताइज समझ लीजिए, संस्कृत की हुई। तो ये बातें हैं जो मुख्य रूप से जो पाठशाला शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा के बारे में, इसके बारे में की गई है। तो इन बातों को मैं थोड़ा सा इन पर बातचीत करता हूँ कि इनका क्या इसका मतलब है।
पहली बात तो ये कि जो ये कहा है कि भाषा शिक्षा माध्यम में होगी, मातृभाषा माध्यम में होगी, परिवार की भाषा, स्थानीय भाषा, ये वो सारी हैं, अगर उसको मान भी लें तो उसके साथ जो ये है जहाँ संभव हो, ये लगाया गया है। अब संभव कहाँ नहीं होगा, पहला सवाल तो ये है, संभव कहाँ नहीं होगा। तो संभव कहाँ नहीं होगा, उसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपना सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जो कर्नाटक सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कर्नाटक सरकार ने ये पास किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है, वो मातृभाषा में हो। तो कर्नाटक उच्च हाई कोर्ट ने ये फैसला कर्नाटक सरकार के हक में दिया था, लेकिन जो दूसरे विद्यालय, ये जो निजी विद्यालयों वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये थोपा नहीं जा सकता, ये माँ बाप का चुनाव है, पेरेंट्स का राइट है कि वो कौन सी भाषा में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय रहते हुए ये जो दस्तावेज है, इसमें मातृभाषा के माध्यम की बात के कुछ मायने नहीं है जब तक ये संसद में जाकर एक कानून नहीं बन जाता है। कानून बनने से पहले इस प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खड़ा हुआ है। और दूसरे जो संभव कहाँ नहीं होगा, उसके लिए आप जानते हैं, वो ये भी कहा जा सकता है कि इस भाषा की तो लिपि नहीं है, इस भाषा में ज्ञान विज्ञान की सामग्री नहीं है, तो इसलिए इसमें पढ़ाना संभव नहीं है, तो इसमें पढ़ाओ। और संभावना के साथ आप जानते हैं कि जो मंडी है, मंडी में जो वर्चस्व है, डोमिनेंस है, हेजेमनी है अंग्रेजी भाषा की ज़्यादा और कुछ हिंदी की, उसकी वजह से लोगों में जो भ्रम बने हुए हैं, तो संभावना यही रहेगी कि लोग जो अंग्रेजी और हिंदी का जो लोगों के मन में भ्रम बैठे हुए हैं, वो मातृ भाषा की बात को शायद संभव ना होने दें। तो दूसरी भाषा जैसे मैंने बताई है कि वो ये कहते हैं कि छठी से अंग्रेजी माध्यम होगा, ज्ञान का भी। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमने शिक्षा मातृभाषा माध्यम में देनी है तो छठी में अंग्रेजी माध्यम का मतलब क्या है, उसमें ये लिखा है, इसलिए छठी में ज्ञान का माध्यम अंग्रेजी करना है कि ताकि जो उच्चतर शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उसमें जाकर उसको दिक्कत ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो उच्चतर शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में रहेगी, ये सरकार ने मान लिया है, इसलिए ये अवधारणा उसमें दी गई है। अब भाषा बदलने की बात तो मैंने की है। चौथी बात जो इसमें मैंने कही थी वो है कि जो 3 भाषाएं हैं जो चुनेगा आदमी, एक तो मातृभाषा होगी, अगर हो गई तो दूसरी 2 भाषाएं कौन सी होंगी। ये हिंदी पट्टी के लिए तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हिंदी पट्टी में ये जो दूसरी 2 भाषाएं होंगी वो संस्कृत और हिंदी होगा, या संस्कृत और अंग्रेजी होगा। इसलिए कि जो दूसरी 2 भाषाएं हैं, कहने को तो ये कहा गया है कि वो राज्य तय करेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि जो अनुसूचित सूची में आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें से चुनना होगा। और इस दस्तावेज में संस्कृत को महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय भाषा कहा गया है। इसलिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए वो पंजाबी है, पंजाबी माध्यम में पढ़ रहा है, वो दूसरी 2 भाषाएं संस्कृत और अंग्रेजी रख सकता है वो, और ये 3 साल के बाद ही फौरन होगा। तो ये इसका मतलब ये होगा कि जो ये कहा जा रहा है कि सभी भारतीय जो दूसरी भारतीय भाषा, मातृभाषा के अलावा भी दूसरी मातृभाषा पढ़ेंगे, तो मैंने थोड़ा उसको एक व्यंग्य के लहजे में कहा था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये जो भाई बहन इस क्षेत्र में रहते हैं, ये भूल जाएं कि विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा का जो क्षेत्र है वो तीसरी भाषा कोई पंजाबी, तमिल, बंगला, कन्नड़ या कोई और पढ़ेगा, क्योंकि उनको तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत मिल गई है। इसलिए वो संस्कृत को लेकर जो 3 भाषाओं की शर्त है उसे पूरी कर लेंगे और उनको जरूरत नहीं है। और वो पहले भी संस्कृत जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में काफी देर से पढ़ाई जा रही है तीसरी भाषा के रूप में। तो आगे सनातन भाषा की बात है, तो एक सनातन भाषा पढ़ना होगा 6ठी से 12वीं में। तो सारे का मतलब ये होगा कि 8वीं तक 5 भाषाओं के कोर्स बच्चा करेगा। 3 तो 3 साल के बाद ही शुरू हो जाना है, फिर 6ठी और 8वीं के बीच में जो भारतीय भाषाओं की रिमार्केबल यूनिटी का कोर्स है, और 5वीं ये जो हमारी सनातन भाषा का कोर्स होगा। तो 5 भाषा। अब सवाल ये है कि ये जो प्रस्ताव है इसका कितना सही है, कितना गलत है। पहली बात तो ये है कि 3 साल के बच्चे को घर से जाते ही 3 भाषाएं पढ़ने पड़ेंगी, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है।
दुनिया में जो हो रहा है वो पहली भाषा जो मातृभाषा माध्यम है, मातृभाषा में ही होती है शिक्षा हर जगह पर। लगभग सफल दुनिया है जितनी है, जो उपनिवेशिक दुनिया नहीं रही है। तो जब दूसरी भाषा है वो लगभग औसत रूप पर देखें, औसतन देखें तो 9 साल के बाद, बच्चे की 9 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, और हम 3 साल के बाद शुरू कर रहे हैं। तो जो दुनिया कर रही है, अगर सफल दुनिया कर रही है उस मायने में देखें, मैं चीन की उदाहरण देना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि चीन अंग्रेजी की ओर भाग रहा है, लाखों अध्यापक उसने रखे हुए हैं, तो इसलिए चीन भाग रहा है, तो हमें भी भागना चाहिए। देखो चीन शायद अंग्रेजी से बढ़ गया है। चीन में जो अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की, दूसरी भाषा पढ़ाने का ये है कि वो तीसरी कक्षा से शुरू होगा, और ये निर्णय स्कूल के हाथ में है, पाठशाला के हाथ में है, गांव की पाठशाला के, शहर की पाठशाला के हाथ में है। अगर स्कूल का प्रबंधन ये सोचता है कि हमारे बच्चे अभी इस स्तर पर भाषा का समर्थन उनका नहीं हुआ है कि उनको दूसरी भाषा या अंग्रेजी पढ़ाई जाए, तो वो उनको बाद में भी पढ़ा सकते हैं जब चाहें। तो आमतौर पे 9 साल की उम्र के बाद होता है। और अंग्रेजी इतनी चीन में पढ़ाई जाती है कि एक सप्ताह में 40-40 मिनट के 3 जो जमात लगती है, 3 पीरियड होते हैं, मतलब पूरे हफ्ते में 120 मिनट के लिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और अंग्रेजी गौण विषय है। अंग्रेजी, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा वगैरह वगैरह ये गौण विषय हैं, और मुख्य विषय केवल चीनी भाषा और गणित है। तो ये चीन दुनिया कर रही है, और चीन खास तौर पर अंग्रेजी के साथ कर रहा है। तो पहली बात तो ये कहना, ये जो 3 से 7 अभी उसमें ये कहा गया है, तर्क ये दिया गया है कि खोज बताती है कि 2 और 8 साल के बीच में बच्चा जल्दी सीखता है। तो पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है, जो औसतन 9 साल के बाद हो रही है। तो जल्दी सीखने की बात है, उसके बारे में मैं एक शोध के नतीजे आपके सामने रखना चाहता हूँ। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी 2016 में ही एक शोध के परिणाम जाहिर किए, और वो इतना विस्तृत था, इतना वो एक्सटेंसिव था। 6 लाख उसमें इन्फॉर्मेंट्स थे। 6 लाख लोगों पर शोध करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 15 साल के बाद अगर कोई दूसरी भाषा या विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाए तो वो जल्दी सीखता है जो सीखने वाला, और अच्छी तरह सीखता है। उससे पहले सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। तो वो मैं उसकी उक्तियां नहीं देना चाहता हूँ समय बचाने के लिए। उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, एसेंस ये है कि 15 साल की उम्र के बाद जो है विदेशी भाषा या और कोई भी दूसरी भाषा बेहतर सीखी जाती है। लेकिन एक जो तजुर्बा है जो आदमी ने अपने ऊपर किया है वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहता हूँ। ये बरतानिया के एलेक्स राउलिंग हैं जो 15 भाषा सीखे हुए हैं और 15 भाषा अच्छी तरह बोल लेते हैं। वो बताते हैं कि ये गलत समझ है कि बच्चा बच्चा दूसरी भाषा जल्दी सीखता है, क्योंकि जो बच्चा तो अपनी भाषा भी, प्रवेश की भाषा सीखने में भी 3-4 साल लगा देता है कम से कम, लेकिन जो वयस्क है वो तो 3-4 महीने में ही काफी हद तक सीख जाता है। और जो MIT की खोज हुई उसमें यह बताया गया कि 1 साल की विदेशी भाषा के शिक्षण के साथ कोई भी बालिग जो है, वयस्क है, वो 80% अंक हासिल कर लेता है, और 90% अंकों को मातृभाषा के बराबर माना जाता है। मतलब वो 1 साल के विदेशी भाषा शिक्षण के बाद मातृभाषा से केवल 10% कम रह जाता है। तो ये है। और दूसरे, ये खुद ही ये दस्तावेज कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा बेहतर होती है, लेकिन जो इसके अंदर ये जो होल्स, मोरे रखे हुए हैं, लूप होल्स रखे हुए हैं कि 6ठी से अंग्रेजी विज्ञान में पढ़ाना है ताकि आगे समझ सकें, और अंग्रेजी की कुछ कहा भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इसलिए इतने बड़े मोरे हैं कि जो लोग समझ रहे हैं कि मातृभाषा में शिक्षा होगी, कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है। मंडी में जो वर्चस्व है अंग्रेजी का, खास थोड़ा बहुत हिंदी का, उस वर्चस्व के कारण, और ये जो यथासंभव वो साथ में कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खड़ा हुआ है, इसके रहते हुए और मैंने साथ ये कहा कि अंग्रेजी बढ़ गई है। ये बात मैं और थोड़ा और जोर देकर कहना चाहता हूँ। पहले जो हमारी नीति थी, जो सरकार के ओर से प्रवान की गई थी, तो उसमें जो दूसरी भाषा थी वो अब कुछ राज्यों में पहली से अंग्रेजी शुरू हो गई है, कुछ राज्यों में तीसरी से अंग्रेजी है। तो पहले हमारे जमाने में 6ठी से अंग्रेजी होती थी। अगर हम प्रथम कक्षा से भी मान लें कि पूरे भारत में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, जो सत्य नहीं है, मान भी लें बहुत जगह पे पढ़ाई जा रही है, तो भी इसका मतलब है कि अंग्रेजी 6 साल की उम्र में बच्चा अंग्रेजी सीखता है, अगर उसको पहली कक्षा से भी पढ़ाएं।
लेकिन इस नई नीति में 6 साल की उम्र के बजाय 3 साल पहले अंग्रेजी ले जाई गई है। अब 3 साल के बाद तो अंग्रेजी बढ़ गई है, 3 साल और पहले बच्चे को दी जाएगी। और इस महीने में भी बढ़ गई है कि पहले 10वीं तक और पंजाब जैसे राज्यों में 12वीं तक आप अंग्रेजी माध्यम में बिल्कुल भी बिना पढ़े आप 12वीं तक पंजाब में शिक्षा ले सकते हैं। अंग्रेजी विषय के रूप में आपको पढ़ना होता है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम किसी भी उसके अपने विषय के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अब इसमें जो कर दिया गया है, तो 6ठी से विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ना जरूरी होगा। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी माध्यम बढ़ा दिया गया है, कम नहीं किया गया है। तो ये तो जहाँ तक माध्यम की बात है, अंग्रेजी बढ़ गई है, कुछ भी अनिवार्य नहीं है, और उसमें इतने मोहरे रखे गए हैं कि पूरा जैसी हमारी स्थिति है और वैसी ही बनी रहेगी। और इसके बाद जो इसके साथ अगर आप इस बात को जोड़ें कि जो इसमें व्यापारीकरण कमर्शियलाइजेशन है, निजीकरण इसके शिक्षा का बढ़ेगा, तो निजीकरण और मातृभाषा माध्यम, मैंने कहा था कि एक आग है एक पानी है, इसको आप एक घड़े में नहीं रख सकते हैं। फायर और वाटर को, अंग्रेजी माध्यम को, और जो व्यापारीकरण है निजीकरण है, इसको एक घड़े में नहीं रख सकते हैं। जब निजीकरण बढ़ रहा है और निजीकरण और व्यापारीकरण शिक्षा का पूरा अंग्रेजी माध्यम की बैसाखी पर, अंग्रेजी माध्यम के आधार पर खड़ा है। अगर अंग्रेजी माध्यम निकल जाता है तो ये शिक्षा का जो व्यापारीकरण, ये जो सारा कारोबार है, ये चल ही नहीं सकता है। इसलिए कारोबार क्योंकि प्रथम है इस पूरी शिक्षा नीति में, उसका जो व्यापारीकरण प्रथम है, इसलिए हम आशा नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी जो मातृभाषा माध्यम को कुछ ज्यादा मिलेगा। एक दो बातें मैं और जो रखना चाहता हूँ आपके साथ बात में, कि जो ये कहा गया है कि आगे जाकर अंग्रेजी में विज्ञान पढ़ना है, इसलिए 6ठी से माध्यम से पढ़ाओ। तो उसके बारे में जो अंग्रेजी के या विदेशी भाषा के माहिर हैं, उसकी बात आपके पास रखना चाहता हूँ। और वो भी ब्रिटिश काउंसिल की। ब्रिटिश काउंसिल ये कहती है, उसकी 2017 में एक किताब आई है, उसके तीसरे पन्ने पर यह लिखा है कि दक्षिणी एशिया और जो कम विकसित देश हैं, औपनिवेशिक देश हैं, पहले कम आमदन वाले देश हैं, उनमें ये भ्रम है कि अंग्रेजी माध्यम से आपको अंग्रेजी अधिक आ जाएगी और बेहतर आ जाएगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 6ठी से अंग्रेजी माध्यम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बच्चे को अंग्रेजी माध्यम बेहतर आ जाए, तो ब्रिटिश काउंसिल तो कहती है ये बात तो गलत है। वो तो ये कहते हैं कि अगर शिक्षा ऐसी हो तो जो मातृभाषा माध्यम से विदेशी भाषा अंग्रेजी भी बेहतर सीखी जाती है विषय के रूप में पढ़कर उसको। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण, ब्रिटिश काउंसिल उसी पन्ने पर उसी पैरे में ही कहती है कि अगर आप शिक्षा को मातृभाषा में नहीं देते हैं, अंग्रेजी माध्यम में देते हैं, तो 6 से 8 साल लगते हैं कि बच्चा इतनी एक अंग्रेजी सीखेगा तो अपना जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है उसको कुछ समझ सके, उसको समझ सके। तो इसका मतलब है 6 से 8 साल तक तो कुछ समझा नहीं है। अब 6 से 8 साल का जो महत्व है उसका पैसों में कीमत लगा लीजिए, बच्चे के समय में लगा लीजिए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब 10 साल के बाद तो ज्ञान पूरा बदले जा रहा है। तो अगर आप दुनिया में 10 साल पीछे रह गए तो फिर तो आप बहुत ही पीछे हैं, साथ मिल ही नहीं सकते हैं। तो हम ये पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजी माध्यम के कारण 6 से 8 साल पहले ही पीछे रह जाएं, तो हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ पाएंगे ये आप अंदाजा जो है लगा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है, मैंने इसको कहा है कि भाषाओं का अंधकूप, ब्लैक होल ऑफ लैंग्वेजेस। तो जब 3 साल के बाद बच्चे को 3 भाषा पढ़ना होगा, 6ठी के बाद फिर एक भाषा कोर्स आ जाएगा, और फिर सनातन भाषा का कोर्स जो है आ जाएगा कहीं, फिर एक विदेशी भाषा पढ़ना चाहते हैं वो आ जाएगा, और फिर एक जो है रिमार्केबल यूनिटी है जो वो आ जाएगा। तो ये बच्चों पे भाषाओं का इतना आतंक और इतना बोझ बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको कहा कि ये भाषा का अंधकूप है, ब्लैक होल है, जो भाषा को ही नहीं भारतीय शिक्षा को भी खा जाएगा अगर ये सब जो इसमें प्रस्ताव है दिए गए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसमें गायब है, जो बहुत ही जरूरी है करना, वो ये है कि आपने कह भी दिया कि मातृभाषा में शिक्षा हो, लेकिन मातृभाषा में होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो भाषा है या आपका भाषा रूप है, स्पीच फॉर्म है, उसको भाषा के रूप में मान्यता हो, तभी आप सरकार से कह पाएंगे कि मेरी भाषा में भी मिले। लेकिन अभी भारत के जो जनगणना है उसमें 124 भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता है,
लेकिन जो 8वीं सूची में जिसमें कहा गया है कि ये भाषाएं हमारे कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए भाषाएं हैं, वो तो केवल 22 है। लेकिन भाषा, कोई भी भाषा विज्ञान का अनुमान है, भाषा वैज्ञानिक अनुमान है, वो 450 से कम भारत में भाषा नहीं मानता है। कोई 450 मानता है, कोई 750 मानता है। सच्चाई है ये है कि भारत में 1500 से कम भाषाएं नहीं है। जो भाषा का पहला जनगणना हुई थी उसमें 1652 भाषाएं भारत की भाषाएं, मातृभाषाएं मानी गई थी, भाषाएं मानी गई थी। अब 1652 में अगर सोच लें कि उसमें के 100-150 उसमें मर भी गई होंगी, 50-1, तो 1600 तो फिर भी अभी बची हुई है। तो इसलिए जब उन भाषाओं को एक भाषा के रूप में मान्यता ही नहीं है, तो उनमें अगर मान भी लें कि सरकार पढ़ाना चाहती है तो कैसे पढ़ाया जाएगा। और उसके बारे में इस दस्तावेज में एक भी शब्द नहीं है कि ये तो कहा गया है कि भारतीय भाषाओं की अनदेखी हुई है शिक्षा में, लेकिन वो अनदेखी क्या क्या हुई है, कोई जितना ये भी कहा है कि खोज बताती है, कौन सी खोज बताती है, एक भी हवाला नहीं है। और भारतीय शिक्षा की क्या स्थिति है, भारतीय शिक्षा में भाषा के आंकड़े की स्थिति क्या है, उसके बारे में कुछ भी इस भाषा में नहीं है। तो इसलिए आप समझ पाते हैं कि इससे क्या होने वाला है। यही स्थिति होगी, व्यापारीकरण बढ़ेगा, अंग्रेजी बढ़ा दी गई है, अब और भी नीचे बच्चे को भेज दिया गया है अंग्रेजी 3 साल के बाद ही, उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि अब 3 साल के बाद ही अंग्रेजी पढ़ाना जो है संभव हो सके, और 6ठी से तो विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ाना ही है। तो साथ के साथ जो ये जो भाषाओं की मान्यता भी नहीं है उसको साथ मिला लेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लाभ होगा भाषाओं को। इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो खास तौर पे कुछ दलित जो हमदर्द हैं और दलित कार्यकर्ता हैं, राजनीति में सरगर्म हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी के कारण जो वंचित हमारे भारतीय हैं वो पीछे रहे हैं, तो उनको अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दो। और वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम किया जाए। और अब ये बहुत हो रहा है, यूपी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हजारों स्कूल अंग्रेजी हिंदी माध्यम से, सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में कर दिए गए हैं और लगातार किए जा रहे हैं। पंजाब में भी ये छूट दे दी गई है कि स्कूल में अंग्रेजी माध्यम अगर करना हो तो आप रख सकते हैं, कहीं की शुरू भी हो गया है। वो क्या हुआ है उसके बारे में अब इतना समय नहीं है। तो ये जो बात है कि अंग्रेजी माध्यम से अगर अंग्रेजी पढ़ा देंगे हम वंचितों को, तो फिर क्या होगा। अगर माध्यम सबका अंग्रेजी हो जाए तो अंग्रेजी के कारण जो वंचितों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान लोग सोच रहे हैं कि कम होगा। लेकिन उसके बारे में बहुत प्रमाणिक हमारे खोज मिलती है कि अगर माध्यम मातृभाषा हो, बच्चे की जान जिसको पहचानी हुई भाषा हो, मातृभाषा हो, तो जो शिक्षा का जो पाड़ा है, वो गैप है, जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, एजुकेशनल आउटकम्स हैं, उसमें जो गैप रहता है वो कम हो जाता है, कम रहता है। लेकिन अगर जो माध्यम ऐसी भाषा हो जो बच्चे की अपनी भाषा नहीं है, तो ये जो गैप है, जो एजुकेशनल जो आउटकम्स है, उसमें और भी बढ़ जाता है। इसलिए ये जो अंग्रेजी माध्यम का बच्चों को दिया जा रहा है वंचितों को, ये उनका और भी नुकसान होगा। और ये तो मैं ये सार रूप में ये कहूँ, जो इतनी बातें हुई हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रस्ताव है, उससे क्या मातृभाषाओं को लाभ होने वाला है। अंग्रेजी बढ़ने वाली है, व्यापारीकरण के कारण उसमें पूरे मोहरे छोड़ दिए गए हैं। लेकिन उसमें जो कुछ बातें जो की नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि 2 बातें। अब हम क्या चाहते, कैसे हो, अगर हमसे कोई पूछे तो क्या प्रस्ताव होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात, जो पूरी दुनिया का भाषा विज्ञान के और शिक्षा के संबंध के बारे में रिसर्च है, उसके आधार पर और जो कामयाब दुनिया कर रही है उसके आधार पर यह होना चाहिए कि मातृभाषा में ही शिक्षा हो, ये अनिवार्य हो। ये यथासंभव वाली बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। मातृभाषा में ही शिक्षा हो और सभी मातृभाषाओं को मान्यता मिले, जो भी भारत की मातृभाषाएं हैं। और कोई भी भाषा जरूरी नहीं होना चाहिए, कोई भी भाषा। हाँ, और भाषाएं सीखना जरूरी होना चाहिए, लेकिन कौन सी भाषा सीखना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होना चाहिए। मैं आपको यूरोप की मिसाल देना चाहता हूँ। यूरोप में 12वीं कक्षा पास करने तक हर बच्चे को 2 भाषाएं सीखना होता है। मातृभाषा माध्यम में तो पढ़ता ही हो, 2 भाषाएं सीखना होता है, एक 1 साल के लिए और एक 2 साल के लिए। तो मेरा मानना यह है
कि 12वीं तक ये तो सही है कि बच्चे को मातृभाषा माध्यम के अलावा 2 भाषाओं का मौका सीखने का देना चाहिए, जैसी दुनिया बढ़ रही है। और बहुभाषी होना एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बहुत बड़ा लाभ है बहुभाषी होना। अब मैं उसके बारे में प्रमाणों में नहीं जा सकता हूँ। तो होना चाहिए 2 भाषाएं सीखने के लिए। और ये जो भारत की स्थितियां हैं उसको देखते हुए 6ठी कक्षा से पहले कोई भी भाषा का बच्चे को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्कूलों की दशा है 6ठी कक्षा तक भी बच्चे का भाषा का सामर्थ्य मातृभाषा में और भाषा में इतना नहीं बन पाता है, जो मातृभाषा के जरिए ही बन सकता है। जो सामर्थ्य भाषा का वो इतना नहीं बन पाता है कि हम बच्चे को दूसरी भाषा में डाल दें, वो उसके लिए बोझ बन जाती है और उसके सारे विकार होते हैं, भाषा सामर्थ्य के विकार भी होते हैं, ना वो भाषा सीख पाता है, उसकी मातृभाषा का नुकसान भी होता है और शिक्षा का बहुत नुकसान होता है। तो ये मेरा प्रस्ताव है कि मातृभाषा में शिक्षा हो, कोई भाषा अनिवार्य नहीं हो, लेकिन 2 भाषाएं स्कूल में पढ़ना, 12वीं तक पढ़ना अनिवार्य हो। वो कौन सी होंगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौके देने चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए। जो चाहे बच्चा पढ़ ले, वो अपने आप पढ़ ले कुछ भी। तीसरी बात जो अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12वीं भाषा के बारे में, कि 12वीं कक्षा तक एक भाषा का धारा होना चाहिए, जैसे कॉमर्स है, विज्ञान है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है। इस प्रस्ताव में ये तो कहा गया है कि ये जो हम धारा है, ये बांट है, ये बांट कम होनी चाहिए, जो सही बात है। ये धाराओं में जो बांट है स्कूल में भी हो जाती है, विज्ञान में, मानविकी में, समाज विज्ञानों में, कलाओं में, ये बांट कम होनी चाहिए, ये तो सही बात है शिक्षा नीति में। लेकिन उसमें ये प्रमुख रूप से जैसे 11वीं में एक धारा ज़्यादा होती है, दूसरे कम होते हैं, तो ऐसे मैं ही चाहता हूँ कि एक धारा ऐसी भी हो जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा ही, भाषा ही हो। तो उसमें हम भाषा विज्ञान, जो भाषा की संरचना है, उनका ध्वनि संरचना है, शब्द संरचना है, वाक्य संरचना है, समाज से भाषा के संबंध, जो भाषा की राजनीति है, भाषा और समाज से क्या संबंध है, भाषाई योजनाबंदी क्या होती है, भाषा नीति क्या होती है, ये बातें 11वीं और 12वीं में ऐसा भी काफी कुछ एक स्ट्रीम होना चाहिए जो बच्चों के सीखने के लिए उनको मौका मिले। तो एक बात जो है, जो हमारे स्कूल शिक्षा में अब तक के भाषा के पाठ्यक्रम हैं, वो साहित्य के पाठ्यक्रम ज्यादा हैं, भाषा के पाठ्यक्रम बहुत कम है। इस बात को माना भी है इस शिक्षा नीति में, ये अच्छी बात कही गई है कि पूरे भारत में जो भाषा के पाठ्यक्रम हैं, भाषा के कोर्स हैं, वो असल में वो साहित्य के कोर्स हैं और इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। भाषा के कोर्स जो है मजबूत किया जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें यह भी कहा गया कि भाषा अध्यापकों का जो ट्रेनिंग है वो भी भाषा में मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि साहित्य और भाषा को अलग करना चाहिए, या तो अलग करना चाहिए या कम से कम अच्छा संतुलन हो दोनों में। जो हमारे भाषा के कोर्स हैं, चाहे वो स्कूल स्तर के हैं, चाहे वो स्कूल स्तर में तो भाषा है, फिर भी व्याकरण कुछ होता है, लेकिन आगे जाकर जो भाषा के नाम पर कोर्स हैं वो सब साहित्य के कोर्स हैं, BA के स्तर पर या MA के स्तर पर, तो इसको भी ठीक किया जाना चाहिए। और जब तक हमारी हायर एजुकेशन मातृभाषा में नहीं होती है तो नीचे मातृभाषा माध्यम संभव ही नहीं है। जब लोग जानते हैं कि ऊपर जाकर अंग्रेजी माध्यम में या हिंदी माध्यम में, किसी और माध्यम में भी पढ़ना है, मान लो पंजाब में पंजाबी माध्यम में भी पढ़ना है, जो क्षेत्रीय भाषा है, तो फिर बच्चा शुरू से ही लोग उसी माध्यम में ही जाएंगे, मातृभाषा माध्यम में नहीं जाएंगे। इसलिए जब तक हमारी उच्च शिक्षा मातृभाषा में नहीं होती है तब तक ये हम काम नहीं, मातृभाषा का स्कूल में भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये मंडी में हमारे कामकाज में मातृभाषाओं का वर्चस्व नहीं होता है, जैसे पंजाब में सारा कामकाज, सारी पढ़ाई, सारा जो सरकारी गैर सरकारी कामकाज सब कुछ जो है वो पंजाबी में नहीं होगा, तब तक हम पंजाब में पंजाबी में लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी जरूरी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो खास तौर पर मुझे अनिल भाई जी ने कहा कि जरूर करना है, वो ये कि माध्यम के साथ साथ जब तक स्कूल का स्तर ठीक नहीं है, अगर मातृभाषा माध्यम भी है, स्कूल का स्तर बिल्कुल खराब है, तो भी वो बच्चा अंग्रेजी माध्यम वाले से मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम वाले के पास जो साधन है, जो सपोर्ट सिस्टम है, माँ बाप पढ़ा लिखा है, ट्यूशन के लिए पैसा है, वो स्कूल है, उनमें क्लास भी लगती है, अध्यापक भी होते हैं, चाहे नीति गलत है, लेकिन नीति गलत होते हुए भी काम ज्यादा होता है। अब कुछ सुधार हुआ है पंजाब जैसे राज्यों में, और उसका नतीजा भी हुआ है कि 2 लाख जो बच्चा इस साल
जो निजी स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में चला गया है। 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब चला गया है। उसका कारण ये है कि पहले लोग अंग्रेजी माध्यम की गए, अब उसका नतीजा सामने है। तो ये है कि जब तक ये ऊपर अंग्रेजी माध्यम नहीं होगा तो नीचे भी लागू करना नहीं होगा। और अगली बात, जब तक ये केंद्रीय सरकार जो है, हमारी संघीय सरकार है, मैं तो केंद्रीय सरकार कहता नहीं हूँ उसको, संघीय सरकार में जो हमारी सारी मातृभाषाएं हैं उनको स्थान नहीं मिलता है, समानता नहीं मिलती है, तब तक ये हम पूरी भाषाओं को समानता और पूरी भाषाओं को उनको स्थापित करना और उनका विकास करने के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए जो हमारी संघीय सरकार की भाषा नीति है या कामकाज की राजभाषा नीति है, उसमें सभी भाषाओं को संभव करना चाहिए। और ये बहुत संभव है। जितनी हमारी ऊर्जा, हमारा पैसा, जितना समय अंग्रेजी पर बर्बाद हो रहा है, अगर उसका हम 10वां हिस्सा भी लगा देंगे तो संघीय सरकार का पूरा कामकाज और पूरा का पूरा भारत की शिक्षा उसके ही से माध्यम में भी की जा सकती है। और वो काम को अनुवाद के जरिए, और अब तो ये मशीन अनुवाद आ गया है, और अभी 5-4 साल में ये भाषा का मुद्दा तो मुझे लगता है कई तरह से खत्म होने वाला है, कई पक्ष उसके खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ जाने वाली है कि, और ये भाषा अनुवाद इतना कामयाब होने वाला है 5-7 सालों में, तो ये भाषा के और नई तरह से हमें इस भाषा के बारे में सोचना होगा। तो फिर एक ही बात रह जाएगी, मातृभाषा आती हो, उसमें अच्छी पढ़ाई हो, मातृभाषा सीखो, आपका भाषा सामर्थ्य बढ़ेगा, आप दूसरी भाषा अच्छी तरह सीख पाएंगे। बाकी भाषा के काम तो मशीन ने कर देने हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल ही बदल जाने वाला है अगर उसको हम ठीक से समझें। तो ये कुछ दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस पूरी नीति में जो संस्कृत को देखिए कि संस्कृत का तकनीकी शब्दावली संघीय सरकार बनाएगी, संस्कृत चौथे साल से शुरू हो जाएगी, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा, उसको भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में लिया भी जा सकता है। और अब संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है तो इसका मतलब उसके माध्यम में भी पढ़ा जा सकता है। तो कोई कहे कि मैं तो संस्कृत माध्यम में पढ़ूंगा, तो संस्कृत का माध्यम भी अब ये जो नीति है उसकी इजाजत देती है। तो इसलिए जब तक स्कूल का स्तर ठीक नहीं है, मैं ये बात कर रहा था, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी माध्यम के होते हुए भी जो संघीय सरकार की नौकरियां हैं, अभी IAS का जो नतीजा सामने आया है, तो हिंदी माध्यम वाले जो उम्मीदवार हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम चुने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो हिंदी माध्यम की शिक्षा धारा है, सरकारी शिक्षा धारा है, उसकी इतनी बुरी हालत है कि माध्यम हिंदी होते हुए भी, और हिंदी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। पंजाब में पंजाबी माध्यम स्कूलों में कहा जाता है पंजाबी तो बच्चा जानता है, आप इसको गणित विज्ञान पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, पंजाबी की जरूरत नहीं है। तो जब पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती है तो माध्यम क्या हुआ और उसका जैसा स्तर है, इसी की वजह के हिंदी माध्यम के होते हुए भी हिंदी धारा में जो IAS और UPSC की नौकरियों में हिंदी माध्यम के लोग कम होते जा रहे हैं और दूसरी भाषाओं वाले भी कम होते जा रहे हैं। और इसलिए स्कूलों का स्तर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये माध्यम की बात के भी ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और स्कूल का स्तर ठीक नहीं हो सकता जब तक ये नहीं होता जो AIFRT की ओर से बार बार कहा जाता है, एक समान शिक्षा, सब बच्चों को एक समान शिक्षा, एक स्कूल में शिक्षा, एक जैसी शिक्षा पूरे भारत में। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये माध्यम के मसले जो हैं चलते रहेंगे। और जो दूसरी बात है भाषा के बारे में, शिक्षा के बारे में, वो ज़रूरी है इन सब मातृभाषा के लिए और शिक्षा अच्छी के लिए और सारे के लिए, कि वो जो हमारे संविधान की मौलिक अवधारणा थी, प्रावधान था कि शिक्षा राज्यों की सूची में शामिल थी और समवर्ती सूची में जो करंटली उसमें जो साझा जो है उसमें कंकरेंट लिस्ट में नहीं थी। अब साझा सूची में जो 75 के बाद 77 में साझा सूची में चली गई है, तो अब केंद्र की जो है उस पर जो लगाम है। तो इसलिए ये शिक्षा पूरी की पूरी राज्यों की सूची में वापस आना चाहिए। जो पूरा भारत जिस पे सहमत हुआ था, 77 आंदोलन का जो पूरा लोग था जिन्होंने आज़ादी हमको लेकर दी थी, वो इस बात पर सहमत हुए थे और ऐसे ही सहमत नहीं हुए थे। तो जब तक शिक्षा राज्यों की सूची में नहीं जाती है तब तक ये माध्यम के मामले और ये सारे शिक्षा के मामले, उनको हम किसी तरह से भी अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा जो मैंने बातें कही हैं शिक्षा नीति में कुछ मैंने गलत पढ़ा हो, उसमें कुछ और हो लेकिन मैंने गलत समझा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे ठीक भी किया जाए। आखिर में मैं एक अपना पन्ना आपके और रख कर रहा हूँ, इसलिए फोटो आ रही है क्या? इसकी पन्ने की फोटो आ रही है क्या जी?
Yes, sir. We are able to see. ये इसका मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये मेरे सारे लिंक्स हैं, डोरे हैं मेरे जो वेबसाइट हैं, वीडियो साइट हैं, तो उसके हैं ये। उसमें ये जो है अगर इसके बारे में जानना हो या जो मैंने लिखा हो कि जानना हो तो उसमें वो सारी बातें जो हैं दी हुई हैं। मेरी ये भी विनती है कि अगर भाषा के सवाल में आपकी दिलचस्पी है तो वो तो शिक्षा वाले का होना ही होता ही है और है जो है FRT के सब दोस्तों की है। तो ये देखिए, ये कुछ बात